हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जिसका हम यूज करते हैं फास्ट डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, तो उसमें से हमने एक जो पढ़ा है वो कौन सा है? बैक्टीरियोफाज, जिसको फाज भी बोलते हैं। तो ये जो फास्ट डिस्प्ले, ये फास्ट वर्ड भी यहीं से आया है ना। फिर एक है फाज मिड। अब ये और बैक्टीरियोफाज कैसे अलग है तो वो पता चलेगा इसके बारे में डिटेल में पढ़ने पे। तो बैक्टीरियोफाज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। कुछ एक दो पॉइंट और है या फिर और अच्छे से क्लियर हो उसके लिए ऐड किए मैंने। तो उसमें से एक है कि जो हम फॉरेन डीएनए है वो कहाँ इंसर्ट करते हैं? वो इंसर्ट करते हैं हम जो कोड प्रोटीन को कोड करने वाले जीन है। कौन सा स्पेसिफिक जीन है यहाँ पे? कौन सा जीन है स्पेसिफिक? P3 या फिर जीन 3। और P8 को भी यूज किया जाता है। P8 या फिर जीन 8। एज ए रिजल्ट, अब ये करने से क्या होगा? फॉरेन पेप्टाइड या फिर प्रोटीन इस डिस्प्ले हो जाएगा इन ए डेंसली पैक्ड मल्टीवेलेंट मैनर। यानी कि जो हमने हमारा जो टारगेट डीएनए या फॉरेन डीएनए लिया है वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि एक प्रोटीन डिस्प्ले करेगा, वहां पे बहुत सी डेंस अमाउंट में होगा, यानी कि बहुत मल्टीपल वेलेंट होंगे उसके, बहुत सारा अमाउंट वहां पे होगा उसका यहाँ डिस्प्ले होने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होने से क्या हो जाता है, इन्हांस हो जाती है जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल, जो टारगेट है जिसके साथ हमको इसको टेस्ट करना है उसके साथ बाइंडिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसकी जो डेंसिटी या फिर जो रिप्रेजेंटेशन है हाई होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोटीन डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। बस ये दो चीज यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं, बाकी सब वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है इसके बारे में। अब है फास्मिड डिस्प्ले वेक्टर सिस्टम। अब फास्मिड क्या होता है भाई? फास्मिड है तो ये भी फाज नाम से, एक पीछे वर्ड मिड जोड़ दिया है। तो फास्ट डिस्प्ले सिस्टम यूज फास्मिड बेस्ड वेक्टर। यहाँ पर भी जो फास्मिड बेस्ड वेक्टर है इसमें क्या है, फाज यूज कर रहे हैं। ये स्पेलिंग गलत है, ये सही है ना। ए सिंगल कॉपी ऑफ जीन 3। वहां पे क्या था, जीन 3 की कितनी कॉपी थी? 5 कॉपी थी। यदि कोई भूल गया हो तो वापस जाके क्लास देखे। वहां पे फास्ट डिस्प्ले के अंदर हमने हर एक जीन की 5 कॉपी देखी थी, माइनर वाले जो भी माइनर प्रोटीन है उनकी 5 कॉपी। 8 की भी 5 कॉपी थी। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कॉपी यूज कर रहे हैं। ओके, ये डिफरेंस है वहां से। और वायरल ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन वही जो बैक्टीरियोफाज करता है वो सेम। तो ये एक उस बैक्टीरियोफाज का मॉडिफाई वर्जन है और ये सेम टू सेम बैक्टीरियोफाज का है, इसलिए हमने इसका फाज वर्ड यूज किया है। मिड यानी कि एक मिड पॉइंट हमने ले लिया है फाज के बीच का। अब इस सिस्टम में क्या होगा, फॉरेन डीएनए सेगमेंट इज इंसर्टेड इनटू जीन 3 या फिर जीन 8। ठीक है, just downstream of the cleavage site that separate the hydrophobic signal peptide from mature protein। अब क्या बोला है, ये कहाँ पे इंसर्ट होगा? जस्ट डाउनस्ट्रीम। किसका डाउनस्ट्रीम? क्लीवेज साइट। और क्लीवेज साइट भी कौन सा? जहां से सेपरेट हो जाते हैं हमारे जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल पेप्टाइड है वो। यानी कि इन फ्यूचर जो मेच्योर प्रोटीन होगा उसका हाइड्रोफोबिक सिग्नल वहां से सेपरेट होगा। तो वैसी जगह जीनोम में कहाँ पे है? वहां पे, जैसे मान लो ये जीनोम, इसको हमने कट लगाया यहाँ पे,
बट जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल पेप्टाइड जहाँ से सेपरेट होता है वो वाला क्लीवेज यहाँ से है, तो इसके जस्ट डाउन स्ट्रीम से ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगा और ओनली एंड ओनली सिंगल जीन 3 या फिर जीन 8 पे ही ऐड करेंगे। फिर ये करने के बाद हम अब क्या कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट फाज-मिड इज इंट्रोड्यूस इनटू इकोलाई, यानी ये इकोलाई है, इसके अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे और इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसीजर है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे था सेक्स प्लाई की हेल्प से, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है वो आप जरूर देखें, है ना। इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बट डिटेल में इसके बहुत अच्छे से जो बैक्टीरिया और इसके जो रिप्रोडक्शन है कैसे कैसे होता है उसका एक पार्ट है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ये है इकोलाई और ये है मान लो बैक्टीरिया फाज, ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे, फिर इनका जीन ये जो जीनोम है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला पार्ट बाहर ही रहेगा। और जो हमने फाज डिस्प्ले में देखा वो वहां पे क्या हो रहा था, ये इकोलाई है और ये फाज डिस्प्ले है, यहाँ पे एक सेक्स पिलाई बनती है ना, बीच की एक ब्रिज बनता है, क्यूब जैसा ब्रिज मान लो, है ना। फिर ये जीनोम वहां ट्रांसफर होगा। लास्ट फाइनल जो डिस्कशन या फिर कंक्लूजन यही निकलता है कि वो अपना जीनोम इसमें ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। बट ये प्रोसीजर उसका और इसका थोड़ा अलग है। टू प्रोड्यूस फाज पार्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए अब हमारे पास ट्रांसफॉर्म सेल को सुपर इन्फेक्ट, यानी कि ये एक इन्फेक्शन हो गया उसके ऊपर से एक और इन्फेक्शन करवाएंगे, किसका, हेल्पर फाज का। अब ये हेल्पर फाज क्या है ना, इसमें एक तो इकोलाई में इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियोफाज का, जो हमने अभी जो मॉडिफिकेशन देखा उसके बेसिस पे। नेक्स्ट आता है हेल्पर फाज। अब ये हेल्पर फाज का इन्फेक्शन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हेल्पर फाज ऐसे प्रोटीन प्रोवाइड करेगा जो जो फाज हमने इकोलाई में ट्रांसफर किया है उसके लिए रिक्वायर्ड है। किस काम के लिए रिक्वायर्ड है, असेंबली एंड पैकेजिंग। जो फाज है खुद के जीनोम का असेंबली या खुद के जो पोर्शन है पूरा ये ऐसे बिखरा रहेगा, तो इसका असेंबल करना उसको नहीं आता है ना। तो इसके लिए हेल्पर फाज आएगा, उसको असेंबल करवाएगा और पैकेजिंग भी करवाएगा। तो इसको हम इसलिए यूज करते हैं। सेकंड, इसको क्यों यूज करते हैं, रेप्लिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ हेल्पर जीनोम आर लेस एफिशिएंट देन दोज ऑफ प्लाज्मिड, यानी कि जो हेल्पर है उसका जो जीनोम है ना, हेल्पर है खुद का जीनोम होगा उसका, तो उसकी रेप्लिकेशन और पैकेजिंग उसकी एफिशिएंसी क्या है, लेस है कंपेयर टू प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन और पैकेजिंग ये हेल्प करता है वैसा खुद का नहीं करवा पाता है, खुद के जीनोम के साथ वैसा उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाता है। तो ये चीज इसकी अच्छी हो जाती है, तो ये हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के रेप्लिकेशन में ज्यादा अड़चन नहीं आता है या ज्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, ज्यादा अपनी इसकी अपनी डिस्टरबेंस उसमें नहीं होती है और ये हेल्प करता है ओनली टू द प्लाज्मिड टू गेट पैक्ड। इसलिए हम इस फाज पार्टिकल को मतलब यूज करते हैं। फिर ये इस वजह से क्या होता है, ओनली फाज के जो पार्टिकल है वो ही सीक्रेट होंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे, टारगेट पेप्टाइड भी हमारा फाजमिड के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और हेल्पर के जीनोम डिस्प्ले नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है। तो हमारे टारगेट को और डेवलप होने में और सीक्रेट होने में ज्यादा हेल्प मिलेगी वहां पे।
बस इतना सा था ये। अब हम देख लेते हैं हमने टॉपिक क्या क्या कवर किए हैं। हमने फास्ट डिस्प्ले को पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसका प्रिंसिपल पढ़ा था, फास्ट कौन कौन से यूज होते हैं वो पढ़ा था, उसमें भी जो M13 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे है क्यों है वो देखा था, उसका एप्लीकेशन क्या है वो देखा था। फिर फास्ट डिस्प्ले को किस किस मेथड से यूज करते हैं वो देखा था, और कौन कौन से वेक्टर है जिससे हम फास्ट डिस्प्ले बना सकते हैं वो देख लिया हमने अभी। अब हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे यीस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम। तो ये क्या है ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय बाय, टेक केयर।